एवरीवन, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड डॉक्ट्राइन्स, इससे रिलेटेड आपकी लीगल मैक्सिम्स, केस लॉज, ये सब चीज हम कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 जो कि डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 जो कि डील करता है डबल जियोपार्डी, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या लीगल मैक्सिम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको भी हम इजी लैंग्वेज में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, पहले हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। तो रीडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेयर एक्ट। तो सबसे पहले आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 पढ़ो। नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as offense। इसको दोबारा पढ़ो कि बोलना क्या चाहता है। अच्छा, जहाँ पे ये ऑफेंस तक पढ़ा ना मैंने अभी, ऑफेंस से कैसे मार्क बना लो, एक ऐसे डंडा खींच दो, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दो पार्ट 1, ठीक है, और फिर जो डंडे वाला बाद वाला है, नॉर के जो बाद लिखा हुआ है उसके नीचे लिख दो पार्ट 2। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 को हमने दो पार्ट में अपने आप से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए बेयर एक्ट को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 का हम पार्ट 1 समझने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, कोई भी ऐसा पर्सन ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन अब ये आ गया एक्सेप्शन, किस मतलब किसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, उसने कोई ऐसा लॉ का वायलेशन किया है जो उस टाइम पे इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा लॉ है जो इस टाइम पे इन्फोर्सेबल है और मैंने उसके अंडर मतलब वो क्राइम कर दिया, तो मेरे को पनिशमेंट, मेरे को कन्विक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई लॉ जो आज तक बना हुआ ही नहीं है, मैंने वो काम किया, ठीक है, तो अभी तो वो ऑफेंस नहीं है, तो मेरे को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कल अगर वो ऑफेंस बना दिया जाए तो क्या मैं कन्विक्ट की जा सकती हूँ, ठीक है। यही डील करता है पार्ट 1 से। अब इसको समझो, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स at the time of commission of the act charged as an offense। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर आज मैं कोई ऐसा काम करती हूँ, ऐसा कोई ऑफेंस करती हूँ जो आज क्राइम नहीं है लेकिन कल क्राइम बन सकता है या बन जाएगा, तो मैं कन्विक्शन के लिए लायबल नहीं हूँ। कोई भी इंसान है उसको कन्विक्शन तभी होगा किसी ऑफेंस का अगर वो ऑफेंस आज भी इन्फोर्सेबल है। जैसे थेफ्ट समझ लो, पहली बात तो ये क्रिमिनल लॉ में ही होता है, ठीक है। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली इन क्रिमिनल लॉ। अगर सिविल लाइबिलिटी है तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट काम कर सकता है लॉ, ठीक है। तो मान लो अगर थेफ्ट है तो थेफ्ट क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। अगर आज की डेट में मान लो मैं आप थेफ्ट कमिट कर दूं तो ये ऑफेंस है ना, इन्फोर्सेबल है अभी, तो फिर मैं कन्विक्शन के लिए लायबल होंगी। लेकिन मान लो कि 100 साल पहले थेफ्ट कोई क्राइम ही नहीं था, तो अगर उस टाइम पे मैं थेफ्ट परफॉर्म करती तो क्या मेरे को कन्विक्शन होता 100 साल पहले काम करने के लिए, थेफ्ट कमिट करने के लिए? तो नहीं, ठीक है। तो जो लॉ आज की डेट में इन्फोर्सेबल है उन्हीं के बेसिस पे हमको कन्विक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्शन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब फ्यूचर लॉ, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई लॉ आएगा तो वो मुझे कन्विक्ट नहीं कर सकता, और उसका मुझे कौन राइट प्रोवाइड कर रहा है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, मुझे इसमें प्रोटेक्शन मिल रही है इस चीज की, ठीक है। सो पार्ट 1 तो हमने अब पढ़ लिया। अब पार्ट 2 क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो नॉर के बाद से जितना भी पोर्शन बैरेट में लिखा है वो पार्ट 2 हुआ। अब पार्ट 2 क्या बोलता है, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of an offense। मान लो कि आज की कोई भी ऑफेंस की सजा 10 साल है,
ठीक है, अब मैंने वो ऑफेंस किया, मुझे 10 साल के पनिशमेंट होगा, ठीक है। अब मान लो कल अमेंडमेंट आ जाए और जो ऑफेंस मैंने किया है ना उसकी सजा 20 साल हो जाए, तो क्या मेरी भी सजा 20 साल हो जाएगी? मैंने तो ऑफेंस तब किया ना कमिट जब उस ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल थी, तो मेरे को ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगी क्या केवल अमेंडमेंट आने से? तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका आर्टिकल सब 20 सब क्लॉज 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड ये बोलता है कि नो पर्सन shall be given enhanced punishment than what was required at the time of commission of an offense। जब उसने ऑफेंस किया तो तब उसकी पनिशमेंट कितनी थी, उसको वही पनिशमेंट मिलेगी, एनहांस्ड पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज पार्ट 2। अब पार्ट 1 को सबसे पहले हम बेसिकली डील करते हैं। पार्ट 1 में हम एक पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीनरी पावर। प्लीनरी पावर जो इसका मतलब है, ठीक है, प्लीनरी पावर आप ये समझो, प्लीनरी का मतलब होता है प्लेन, कुछ चीज एकदम प्लेन हो, ठीक है, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं, प्लेन एकदम। प्लीनरी पावर ये बोलता है कि जो हमारी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ इन्फोर्स करता है, एंड जुडिशरी जो कि लॉ को इंटरप्रेट करता है। जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इनका इनके डोमेन में कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। ये बोलता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीनरी पावर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 246 में क्या है, 3 लिस्ट आपको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आर्टिकल 246 के अंदर पार्लियामेंट के पास प्लीनरी पावर है कि वो कुछ भी अमेंडमेंट उसमें ला सकता है और वो कुछ भी उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन ला सकता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लीनरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऐसे ही प्लीनरी पावर ऑफ जुडिशरी का भी एक एग्जांपल है। अब उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल 142 gives inherent power, enormous power to Supreme Court to do complete justice, ठीक है। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को इनर्मस पावर दे देता है कि आपके पास पूरी पावर है, पूरी एब्सोल्यूट पावर है कि आप जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लीनरी पावर ऑफ जुडिशरी, ठीक है। सो ये होती है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीनरी पावर। अच्छा, जैसे कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी केस पढ़ा होगा, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड किया पीपल को, ठीक है, तो $470 मिलियन ये प्रोवाइड किए थे उन्होंने विक्टिम्स को, उस ट्रेजेडी से जो भी विक्टिम्स की फैमिलीज, ठीक है, उन सबको $470 मिलियन प्रोवाइड किए कि ये आप मतलब सुप्रीम कोर्ट का तरीका था ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का। जो एक बार चला गया उसे हम सुप्रीम कोर्ट भी वापस तो ला नहीं सकता, तो ये एक उसका तरीका था कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ इज अलाउड। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली कभी अप्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है। सो एक केस है उसमें भी यही बोला गया था, हाथी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी यही बोला गया कि ओनली क्रिमिनल लॉ इज नॉट अलाउड टू बी अप्लाइड एज रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रिमिनल लॉ ही रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, सिविल लॉ कैन बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू मूव पार्ट सेकंड जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेटर एनहांस्ड पनिशमेंट, कोई ऐसा ऑफेंस जो आपने पहले किया और उसकी पनिशमेंट 10 साल हो, अब उसकी कल पनिशमेंट 20 साल हो गई, तो मेरे को तो 10 साल की ही मिलेगी ना। तो ये पार्ट सेकंड है और इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। कि अब जैसे अब आपको इन दोनों पार्ट में कुछ कंफ्लिक्ट सा लग रहा है कि एक बोल रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होगा, पीछे वाला नहीं मतलब आगे वाला जो लॉ आया है वो पीछे वाले पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर उसने जो 20 अगर मान लो, अच्छा ठीक है, अब पनिशमेंट में अभी तक बढ़ा रही थी, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 10 साल जब ऑफेंस 10 साल
जब मैं ऑफेंस का पनिशमेंट 10 साल था तब मैंने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, अब उसका आगे 20 साल हो गया, ठीक है, तो मेरे को 10 साल वाला ही मिलेगा। लेकिन रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि मान लो आज मैंने जो ऑफेंस कमिट किया वो 10 साल, उसकी सजा 10 साल थी और कल उसकी सजा 5 साल हो जाए तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि ऐसे केसेस में मुझे कन्विक्शन 5 साल की ही मिलेगी। बेनिफिशियल, जहां मेरा बेनिफिट हो, जहां किसी एक्यूज्ड का या फिर किसी का भी, हर किसी को रिफॉर्म करने का एक हम अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, तो यही है कि एक्यूज्ड है वो, ठीक है, उसको कन्विक्शन मिल चुका है, पर जहां उसका बेनिफिट हो रहा है हमें उसको थोड़ा बेनिफिट भी तो देना होगा ना। सो ठीक है, सो दिस इज रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं, अब हम उस इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज को पढ़ लेते हैं, वो आप लिख लेना। तो फर्स्ट केस लॉ इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1953। इसका केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1953। इस केस में क्या होता है कि एक एक्यूज होता है, उसने ऑफेंस कमिट किया 1947 में, ठीक है, और उसका अमेंडमेंट हो जाता है, जो ऑफेंस उसने किया वो अमेंड हो जाता है 1949 में, ठीक है, इसकी पनिशमेंट बेसिकली एनहांस हो जाती है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, इनहैंस्ड पनिशमेंट वो किसके लिए लायबल होगा, जो ऑफेंस उसने 1947 में किया है, उस टाइम पे उसकी कितनी पनिशमेंट थी वो केवल उसके लिए होगा। अगर हाँ इसमें पनिशमेंट कम हो जाती तो वो इसके लिए इसमें आ जाता, लेकिन पनिशमेंट बड़ी है, इनहैंस हुई है, तो 1947 वाले में ही वो रहेगा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड एक केस था। अब नेक्स्ट केस है आपका रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965, ठीक है, इसको लिख लो। इस केस में क्या होता है कि एक 16 साल का लड़का होता है, 16 years old boy commit an offense, ठीक है, और उसकी एक एक्ट आता है, the Probation of Offenders Act 1958, the Probation of Offenders Act 1958, ठीक है। एक 16 साल का बच्चा होता है जिसने ऑफेंस किया होता है, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट, उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है 6 months के लिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद एक एक्ट आता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, और उसकी सजा इसमें कम हो जाती है, ठीक है, पनिशमेंट उसकी कम हो जाती है। तो इस केस में क्योंकि 16 साल का है वो बच्चा, ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि 6 months की उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है, लेकिन इस लेजिस्लेशन में क्योंकि वो 16 साल का है तो उसको जुवेनाइल ये सब वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो उसको जो पनिशमेंट होती है वो लेस हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये बोला गया कि क्या अब उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आंसर है हाँ, यस, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज नोन एज एन रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। So now we are going to deal with Article 20 subclause 2, that is double jeopardy। डबल jeopardy का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूशन और उसका पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 20 सबक्लॉज 2 पढ़ो, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड को अंडरलाइन करो,
फॉर द सेम ऑफेंस को भी अंडरलाइन करो, मोर देन वंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ना तो उसका प्रोसिक्यूशन होगा ना ही उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, मोर देन वंस, ठीक है। सो अब हम ये जो आपका प्रिंसिपल है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, वो किस वाली लीगल मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करती है, क्वेश्चन यहां से भी आता है। तो दैट इज नेमो डेबिट विक्स विक्सारी, नेमो डेबिट विक्स विक्सारी, ठीक है, इसके ऊपर ये आपका डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है, वही जो भी मैंने आपको बताया कि नो पर्सन शुड बी पुट ट्वाइस इन दी peril फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, नो पर्सन शुड बी पुट ट्वाइस इन peril फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। अब ये जो आपका लीगल मैक्सिम है, इसको हमने कहीं और, जैसे कनेक्शन लिंक बिठाना लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कनेक्शन हमने कहां से जोड़ा है, तो देखो सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 26, और सेक्शन 377 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है, इसमें भी इस चीज से रिलेटेड का प्रोविजन है। डबल जेओपार्डी से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 377 ऑफ बीएनएसएस। अच्छा, वहां पर कैसे हैं, वहां पर लीगल टर्म्स कुछ और हैं, वो क्या है, ऑट्रेफोइस, ऑट्रेफोइस एक्विट एंड ऑट्रेफोइस कन्विक्ट, ऑट्रेफोइस एक्विट एंड ऑट्रेफोइस कन्विक्ट, क्वेश्चन यहां से भी आता है। ऑट्रेफोइस कन्विक्ट और ऑट्रेफोइस एक्विट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को 2 बार कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन होता है तो ही कैन प्लीड डिफेंस फॉर हिज प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल, ठीक है। अगर कोई भी इंसान किसी ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए वो 2 बार उसका प्रोसिक्यूशन होता है तो ही कैन प्लीड अ डिफेंस फॉर द प्रीवियस एक्विटल, कि मेरा इस केस में ही इस केस में ही प्रीवियस एक्विटल हो चुका है या प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 377 ऑफ बीएनएसएस, ये टर्म्स इसी में ही है, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड केस लॉ आ जाता है हमारा, वो है कालावीरा राघव वर्सेस वेंकटेश्वर राव 2011, ठीक है, कालावीरा राघव वर्सेस वेंकटेश्वर राव 2011। इस केस में क्या होता है, एक्यूज्ड को सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, ठीक है, ये क्या होता है, चेक बाउंस से रिलेटेड ये होता है। मैंने कल ही इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाई है, अब वो जाके देख भी सकते हो। जैसे अभी राजपाल यादव जेल में है, तो किसके अकॉर्डिंग है, किस सेक्शन में है वो, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, चेक बाउंस से रिलेटेड ये डील करता है बेसिकली, कि चेक बाउंस हुआ तो उसके पीछे क्या लॉ है क्या नहीं, ये मैंने सब आपको शॉर्ट में बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। इस केस में भी बेसिकली यही होता है कि एक्यूज इसके लिए कन्विक्ट होता है, लेकिन उसके बाद में फिर से प्रोसिक्यूशन होता है किसी और लॉ में, ठीक है। तो कोर्ट यही बोलता है कि एक बार उसका इसमें प्रोसिक्यूशन हो चुका है, इसमें पनिशमेंट उसको मिल चुकी है, अब वो किसी और लॉ में उसका ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जो डबल जेओपार्डी का कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉ में ही है, ठीक है। सिविल लॉ में आप किसी को पनिश, वैसे क्या होता है वो रूल ऑफ स्टॉपल, ठीक है, पर किसी को एक बारी के लिए पनिश नहीं कर सकते। सिविल लॉ में आप डबल जेओपार्डी वैसे तो एक आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पर ये क्रिमिनल लॉ में इसका ज्यादा इन्फोर्समेंट रहता है, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, इससे रिलेटेड केस लॉ मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ इसके कंडीशंस हैं और कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो कुछ कंडीशंस इसकी फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, तभी आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। कुछ लिमिटेशंस हैं कि जहां पे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस और वो लिमिटेशंस अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशंस क्या हैं कि जिसके लिए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 होना ही होना, मतलब एप्लीकेबल हो तो वो कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपकी ये कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एन ऑफेंस, ठीक है, सबसे पहली बात कोई ऑफेंस तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। सो देयर मस्ट बी एन ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है कि वो ऑफेंस कहाँ पे ट्रायल हो चुका हो उसका, इन द कोर्ट या फिर
आपका जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में। कोर्ट मतलब कि जो आपकी ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पे उसका प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट मस्ट को एग्जिस्ट, ठीक है। यही इसका थर्ड कंडीशन है कि प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट मस्ट को एग्जिस्ट, ठीक है। अब सेकंड वाले को समझो पहले कि अब वो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट उसका कहाँ, किसने बोला हो, किसने करवाया उसे, तो कोर्ट या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल। और इनसे अलावा कहीं और हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग हो गया, और जैसे आर्बिट्रेटर सेटल कर देते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कोर्ट कहाँ, जैसे कोर्ट क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, और ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, आपके जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ही होते हैं, क्वासी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल होती हैं, फंक्शन इनका होता है बेसिकली। और ये आपके आर्टिकल 323A एंड 323B, ठीक है, इनसे आपके जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को लाया गया था, ठीक है। सो दिस इज आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 की कंडीशन। और क्या कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, हमने 3 कंडीशन तो इसकी पढ़ ली कि ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एन अक्यूज्ड, और सेकंड इज कि ये आपका जो आपकी प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट मस्ट को एग्जिस्ट, एंड थर्ड वन इज कि किसने इन्फोर्स किया हो, या तो कोर्ट ने या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने। और क्या हो सकता है कि चौथा सेम ऑफेंस ना, कि ऑफेंस मस्ट बी सेम ना, सिमिलर नहीं होगा, सेम होना चाहिए, ऑफेंस पार्टी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। ये हो गई इसकी कंडीशंस की। इन कंडीशंस जहां पे ये कंडीशंस फुलफिल होंगी वहीं पे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो वो लिमिटेशंस हमारी होती हैं, सबसे पहली क्या हो सकती है, सोचो पहले आप लोग खुद। इसकी लिमिटेशन हो सकती है कि ऑफेंस इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, कुछ ऑफेंसेस कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, इनके बेसिस पे अगर ऐसा है, ठीक है, जैसे अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस हैं तो वहां पे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिनका कॉन्टिन्यूशन और जिनका एंड हमें नहीं पता होता। तो किडनैपिंग आपका बहुत फेमस एग्जाम्पल है बीएनएस का, कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकती है कि अगर सेम ऑफेंस ना हो तो भी आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। और क्या हो सकती है लिमिटेशन की, अगर कोर्ट या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने ही इसको पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन ना हुआ उनके अंदर, या किसी आर्बिट्रेटर या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इन सबने इनका सेटलमेंट करा दिया हो, तो भी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या है, अपने खिलाफ आप विटनेस को, अगर आप अपने खिलाफ विटनेस को पुलिस आपको फोर्स करती है तो उसके आपको प्रोटेक्शन कौन देता है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एक मैक्सिम पे डिपेंड करता है, और वो मैक्सिम कौन सी है, नेमो टेनेट्योर प्रोडियर एक्यूजेरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वाली तो फिर भी बच्चों को याद हो जाती है, पर ये वाली मैक्सिम नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस मैक्सिम का मतलब क्या है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 पढ़ो, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अच्छा, अब इसी क्लॉज 3 से ही हम इसके एसेंशियल्स निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके एसेंशियल्स क्या होंगे, देखो, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, एक्यूज्ड, ठीक है, पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। सेकेंड इज शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल किया, ठीक है, shall be compelled to be a witness, compelled to be witness,
and third essential is against himself. ठीक है, तो ये इसके एसेंशियल्स हो गए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या लगता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट आपका डील करता है आर्टिकल 5 ऑफ यूएन डिक्लेरेशन से। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि किसी के भी साथ टॉर्चर या क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को कि वो अपने खिलाफ ही आपको स्टेटमेंट दे, कन्फेशन दे, या फिर अपने खिलाफ अगर वो खुद अपनी मर्जी से दे रहा है, वॉलंटरीली दे रहा है, देन इट्स फाइन। लेकिन आप कंपेल या फिर किसी के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट और उसको क्रूअल टॉर्चर ये सब नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ आपको स्टेटमेंट दे। ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये इसके कुछ एसेंशियल्स हुए और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि कहां से लिंक करता है। ठीक है, तो दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ द यूएन चार्टर। ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है और वो केस लॉ क्या और वो केस लॉ क्या है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। अच्छा, 3 केस लॉज है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के इसके। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि एविडेंस, हम एविडेंस की बात कर रहे हैं ना कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इस केस में एविडेंस को बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कोई सा भी हो सकता है वो एविडेंस। ठीक है, तो आप किसी को भी ओरली नहीं फोर्स कर सकते कि आप अपने खिलाफ कोर्ट में जाके ओरली विटनेस दो, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो अपने खिलाफ, ये भी नहीं, और इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ काठी कालू। अब नेक्स्ट केस आपका आता है नंदिनी सप्तपदी वर्सेस पीएल दानी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही लीडिंग केस ये दो जो मैं बोलने वाली हूँ अब। नंदिनी सप्तपदी वर्सेस पीएल दानी। इस केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये किसी मतलब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है। जैसे स्टेजेस होती है ना क्राइम की, जो आपकी बीएनएसएस में आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो किसी भी स्टेज पे अब ऐसे होती है, एक होती है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी हो सकता है, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी हो गया तो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 वायलेट हो गया और आपको उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिलेगी अब। ठीक है, सो दिस वाज हेल्ड इन नंदिनी सप्तपदी वर्सेस पीएल दानी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पूरा पूरा राइट है इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी चुप रहने का, राइट टू साइलेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में भी। नेक्स्ट आपका केस आता है अब ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जैसे माइंड मैपिंग होती है, ठीक है, कि सच और झूठ बोलने का या फिर किसी से कुछ कन्फेस कराने का, नेक्रो एनालिसिस या फिर नार्को एनालिसिस या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं आप एक्यूज्ड को सच उगलवाने की, तो माइंड मैपिंग भी उनमें से कुछ होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सब चीजें इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। इसका मतलब यही तो हो गया ना कि आप माइंड मैपिंग करके उसको एक्यूज को कंपेल कर रहे हो कि वो आपको
अपने खिलाफ विटनेस दे, अपने खिलाफ एविडेंसेस प्रोवाइड करे। सो दिस इज वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। ठीक है, इस केस में ये बोला गया। और इस केस में ये बोला गया साथ में कि दिस प्रिविलेज कैन बी वेव्ड बाय द एक्यूज्ड, कि ये जो आपका माइंड मैपिंग, नार्को एनालिसिस, ये सब चीजें हैं, ये जो आप ये चीज वेव्ड करी जा सकती हैं, कैन बी वेव्ड अप बाय एक्यूज्ड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं और मेंस में एक इसका शॉर्ट नोट पे भी आ जाता है। सो ऐसे ही लॉ को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए लॉ विद्या को फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।